अब सभी लोग इस पे ध्यान दीजिए, इसमें क्या हो रहा है और क्या करना है। इसमें इस डायग्राम में ये है कि ये एक प्लैंक है, ये जो दिख रहा है ये वुडन प्लैंक है, और ये दोनों रोटेटिंग व्हील सिमेट्रिकली इस प्लैंक को रखा गया है रोटेटिंग व्हील के ऊपर। तो ये प्लैंक ना तो आगे जाएगा ना पीछे जाएगा। सेम चीज यहाँ पे देखिए, व्हील क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घूम रहा है। व्हील और इस प्लैंक के बीच में फ्रिक्शन है। तो ये जो रोटेटिंग व्हील है, डायग्राम पे सभी लोग ध्यान दीजिए, ये जो रोटेटिंग व्हील है इस व्हील के ऊपर यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा एन, यहाँ पे भी नॉर्मल रिएक्शन एन, सिमेट्रिक है इसलिए दोनों व्हील पे बराबर नॉर्मल रिएक्शन है, इक्वल नॉर्मल रिएक्शन है। दोनों ही डायग्राम्स में देखिए ऐसी स्थिति। यहाँ पे हम लोग डिस्कस ये कर रहे हैं कि SHM होगा कि नहीं, और होगा तो क्यों होगा। दोनों में से एक केस में SHM होगा, एक में नहीं होगा। लेट अस सी। अब this rotating wheel will apply friction force on this plank in this direction, right side direction. देखिए यहाँ पे फ्रिक्शन, ये रोटेटिंग व्हील यहाँ पे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है F। ये व्हील ऐसे रोटेट कर रहा है तो इस पॉइंट का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, प्लैंक पे ये भी फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन फोर्स F। अब दोनों फोर्स बराबर होने की वजह से प्लैंक ना तो लेफ्ट मूव करेगा और ना ही राइट मूव करेगा। सिमिलरली यहाँ देखिए, ये रोटेटिंग व्हील यहाँ पे फोर्स लगाएगा फ्रिक्शन का फोर्स लेफ्ट साइड डायरेक्शन, और ये रोटेटिंग व्हील यहाँ पे फोर्स लगाएगा राइट साइड डायरेक्शन। ये भी F, ये भी F। यहाँ पे भी नेट फोर्स ऑन द प्लैंक 0 है, यहाँ पे भी नेट फोर्स ऑन द प्लैंक 0 है। दोनों ही डायग्राम में प्लैंक इक्विलिब्रियम में। दिक्कत कब होगी, जब प्लैंक को थोड़ा डिस्प्लेस कर दिया जाए। अभी तो दोनों में से कोई भी प्लैंक गिरेगा नहीं, दोनों जगह इक्विलिब्रियम की स्थिति है। डायग्राम ए में और डायग्राम बी, इसको हम लोग बोल रहे हैं डायग्राम ए और इसको बोल रहे हैं डायग्राम बी। दोनों ही डायग्राम्स में इक्विलिब्रियम की स्थिति है, डायग्राम ए एज वेल एज डायग्राम बी। अब इसको थोड़ा राइटवर्ड डिस्प्लेस करके छोड़ देते हैं। सपोज दैट प्लैंक इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स राइट एंड रिलीज्ड। ये ब्लू इंक से मैं दिखा रहा हूँ। थोड़ा इसको राइट साइड डिस्प्लेस करके छोड़ देने पे क्या हुआ देखिए, थोड़ा राइट साइड कर दिए तो अब क्या है, प्लैंक का ज्यादा हिस्सा राइट साइड में आ गया, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा, N1 ज्यादा हो जाएगा N2 से, ज्यादा लोड आ जाएगा राइट साइड वाले प्लैंक के ऊपर, N1 विल बी मोर देन N2। वैसा यहाँ भी देख लेते हैं, यहाँ भी थोड़ा इसको आगे डिस्प्लेस करके छोड़ दिया तो अब इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा, अब इक्विलिब्रियम नहीं रह पाएगा। देखिए ये हो गया N1 और ये हो गया N2। N1 इज मोर देन N2। N1 मोर देन N2 क्यों हुआ, क्योंकि प्लैंक थोड़ा राइट साइड खिसक गया। तो अब जो है यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स मैं ब्लू इंक से दिखा रहा हूँ, अब जो फ्रिक्शन फोर्स यहाँ लगेगा वो हो गया F1, और यहाँ से जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो है F2। सिमिलरली यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स अब जो लगेगा वो है F1, और इधर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो है F2। तो N1 ज्यादा होने की वजह से F1 इज ग्रेटर देन F2 हो गया। इस डायग्राम में देखिए F1 की वैल्यू F2 से ज्यादा हो गई, दिस इज F, और प्लैंक को डिस्प्लेस किया गया है बाय अ डिस्टेंस x। डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में है और F1 इज ग्रेटर देन F2। तो इस डायग्राम में देखिए, दिस प्लैंक विल हैव टेंडेंसी टू मूव इन दिस डायरेक्शन। F1 माइनस F2 जो नेट फोर्स है लेफ्ट साइड में लगेगा, नेट फोर्स यही है। F1 माइनस F2 विल एक्ट इन लेफ्ट साइड डायरेक्शन, इसलिए प्लैंक की टेंडेंसी होगी लेफ्ट साइड जाने की, यानी डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हुआ और प्लैंक की टेंडेंसी होगी लेफ्ट साइड की। ये रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा, दिस इज द रीस्टोरिंग। इसलिए
लेफ्ट साइड वाले डायग्राम में, डायग्राम ए में, रीस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट, इसीलिए इसमें SHM होगा। आप लेफ्ट साइड ड्रॉ डिस्प्लेस करेंगे, नेट फोर्स राइट साइड आएगा। जबकि यहाँ देखिए F1 इज ग्रेटर देन F2, डिस्प्लेसमेंट हुआ राइट साइड में बाय अ डिस्टेंस x, F1 is more than F2, so net force will act in this direction, F1 minus F2. This is the net force acting in right direction. जिधर प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट है उधर ही नेट फोर्स काम करता है। तो प्लैंक यहाँ से आगे जाके, फर्दर आगे जाके गिर जाएगा। SHM नॉट पॉसिबल, SHM नॉट पॉसिबल। तो दोनों डायग्राम देखने से एक ही जैसा लगता है, एक में SHM होगा, एक में नहीं होगा। आप सभी लोग अपना अपना बुक चेक कर लीजिए, कुछ बुक्स में डायग्राम ऐसा दिया हुआ है, वहां पे SHM पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा है तो उसमें करेक्शन करके ऐसा कर दीजिए। आप सभी लोग फोकस करिए इस पे, डायग्राम पे। फर्स्ट डायग्राम है जब प्लैंक इक्विलिब्रियम में इनिशियली, सेकंड डायग्राम है प्लैंक को थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया और ये SHM कर रहा है। किसी इंस्टेंट पे ये प्लैंक अपने ओरिजिनल पोजीशन से राइट साइड में डिस्प्लेस हो गया है बाई x। इस समय इस प्लैंक की वेलोसिटी है v। अब आप देखिए कि सेकंड डायग्राम में n1 का वैल्यू n2 से ज्यादा है, इसलिए फ्रिक्शन F1 का वैल्यू F2 से ज्यादा है। Therefore net force will act on the plank और वही रीस्टोरिंग फोर्स का काम करेगा। नेट फोर्स विल एक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट, नेट फोर्स हो जाएगा F1 माइनस F2। इसी को लिखेंगे हम लोग मास इनटू एक्सेलरेशन। m इज मास ऑफ द प्लैंक, तो m इनटू dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू F1 हो जाएगा म्यू टाइम्स n1 और F2 हो जाएगा म्यू टाइम्स n2। तो यहाँ से इक्वेशन बन रहा है नेट फोर्स इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n1 माइनस n2। अगर n1 माइनस n2 की वैल्यू आ जाए हमारे पास, तो हम लोग इस इक्वेशन को SHM प्रूव कर सकते हैं और उसके बाद टाइम पीरियड कैलकुलेट कर सकते हैं। n1 माइनस n2 कैलकुलेट करने के लिए जो रास्ता है यहाँ पे आपको बता रहे हैं। देखिए n1 ऊपर है, n2 भी ऊपर है, n1 और n2 मिलके ये mg के बराबर है। n1 प्लस m2 इक्वल टू n1 प्लस n2 इक्वल्स mg। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1। हम लोग को n1 माइनस n2 चाहिए, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, प्लैंक का SHM हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये रोटेट नहीं कर रहा है तो टॉर्क बैलेंस होगा। इसका मतलब वी कैन मेक यूज ऑफ नेट टॉर्क इक्वल 0 सिंस प्लैंक इज इन इक्विलिब्रियम, therefore net torque about its center C should be 0, सेंटर ऑफ मास जो प्लैंक का है। अब देखिए यहाँ से सेंटर C से n1 का डिस्टेंस जो होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो l/2, दिस डिस्टेंस इज l/2। तो यहाँ से सेंटर से n1 का डिस्टेंस, ये x आगे चला गया, तो ये डिस्टेंस l/2 माइनस x हो जाएगा और ये वाला डिस्टेंस n2 से C का डिस्टेंस l/2 प्लस x हो जाएगा। क्यों, ये डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक ये x है, दिस इज x, और यहाँ से पुराने वाले सेंटर से न्यू सेंटर का डिस्टेंस x है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी l/2, उसमें ये x ऐड हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी l/2 ऊपर वाले डायग्राम से, और ये फर्दर x आगे चला गया। सो n2 का टॉर्क यहाँ पे क्लॉकवाइज होगा और n1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। दोनों क्लॉकवाइज को अगर निगेटिव लेते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेंगे। n2 का टॉर्क क्लॉकवाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा l/2 प्लस x इंटू n2।
चलिए इसी को पॉजिटिव मान लेते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लेंगे। N1 का टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, सो N1 का टॉर्क परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा C से L/2 माइनस एक्स, L/2 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई N1। हम लोग क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज किसी को भी पॉजिटिव और किसी को नेगेटिव मान सकते हैं। वैसे एंटी क्लॉकवाइज को ट्रेडिशनली हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेते हैं। इन RHS 0 है, हमने क्लॉकवाइज को ही पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव मान लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको आगे बढ़ाया जाए, यहाँ हमें N1 प्लस N2 का वैल्यू मालूम है, हमें चाहिए N1 माइनस N2 का वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन से ये हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए अगर यहाँ पे L/2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा N2 माइनस N1, और अगर x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा N2 प्लस N1। x कॉमन ले लिया तो N2 प्लस N1 और RHS है 0। यहाँ पे N2 माइनस N1 तो पता ही करना है, N2 प्लस N1 इक्वेशन 1 से यूज कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू mg। इसको इक्वेशन 2 कर दीजिए और इसको इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 का इस्तेमाल अगर कर लें तो ये हो जाएगा L/2 N2 माइनस N1 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू g इंटू x, ऐसा हो जाएगा N2 माइनस N1। तो हम लोग को यही वैल्यू चाहिए, तो दिस इज इक्वल टू N2 माइनस N1 इक्वल्स, ये आ गया 2mg x अपॉन L, 2mg x अपॉन L। N2 माइनस N1 का वैल्यू माइनस 2mg x अपॉन L। सब लोग देख लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में एक छोटा सा एरर है जो हम लोगों ने शुरू में ध्यान नहीं दिया। देखिए प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट राइट साइड में हुआ है, तो राइट साइड वाला फोर्स है F2, इट शुड बी पॉजिटिव, और F1 का डायरेक्शन लेफ्ट साइड में है, इट शुड बी नेगेटिव। तो यहाँ होना चाहिए माइनस साइन, यहाँ होना चाहिए प्लस साइन। क्यों? डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा और उस डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव होगा और अपोजिट डायरेक्शन वाला फोर्स नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ होना चाहिए माइनस म्यू टाइम्स N1 और प्लस म्यू इंटू N2। तो यहाँ म्यू टाइम्स माइनस N1 प्लस N2 होना चाहिए, राइट। अब तक जितने भी केसेस हम लोगों ने किए हैं सब में यही सिस्टम हम लोगों ने फॉलो किया है। यहाँ N2 माइनस N1 आ गया है इतना, ये वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन 1 के वैल्यू को अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं वहां, तो देखिए क्या आ जाएगा, m इंटू dv/dt, this is equal to minus N2 minus N1 is negative, so minus 2 mu mg upon L into x, m को कैंसिल कर देंगे। So finally expression of acceleration is dv/dt equals minus 2 mu g by L into x. Now this is equation of SHM. Minus omega square into x, where omega square is 2 mu g by L. Now we can easily find out time period. चलिए किया जाए। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इसको थोड़ा डिस्प्लेस करके छोड़ दिया गया है, डिस्प्लेसमेंट इज टुवर्ड्स राइट, और छोड़ दिया गया राइट साइड, डिस्प्लेसमेंट इज x, और प्लैंक की वेलोसिटी है v। वी आर अज्यूमिंग एट एनी स्टेट ऑफ टाइम आंसर सर 2 by under root m plus capital M plus 7 by 5 m by k1 plus k2। m प्लस कितना बोले
7/5 m। लगभग तुम्हारा आंसर सही है, थोड़ा सा एरर है इसमें। चलिए देखिए, शायद वहां पे मिस्टेक होगा टोटल एनर्जी लिखने में। लेट v इज वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। नाउ वी विल राइट टोटल एनर्जी ऑफ होल सिस्टम। यहाँ लिख लेते हैं टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक प्लस potential energy of springs plus kinetic energy of both the wheels, यही होगा टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लैंक लिखेंगे हाफ कैपिटल M इंटू वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, राइट साइड स्प्रिंग में कंप्रेशन x है और लेफ्ट साइड स्प्रिंग में इलोंगेशन x है, तो हाफ k1 x स्क्वायर एंड k2 x स्क्वायर, तो k1 प्लस k2 कर देंगे, k1 प्लस k2 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लैंक राइट साइड में x गया है तो इसमें x का कंप्रेशन होगा, इसमें x का इलोंगेशन होगा, प्लस दोनों व्हील आइडेंटिकल है तो 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए और एक व्हील का काइनेटिक एनर्जी लिख दीजिए। अगर आपको याद हो, अगर प्लैंक की वेलोसिटी v है तो इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जस्ट आधी हो जाएगी v/2। और ये भी आपको याद होगा कि टोटल एनर्जी ऑफ रोलिंग व्हील अगर लिखना हो then we can directly write half I about point of contact into omega square। इस केस में ये हो जाएगा हाफ I about point of contact is 7/5 mr square, 2/5 mr square में mr square जोड़ देते हैं, दिस इज पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ पे है, यहाँ पे, और ओमेगा हो जाएगा v/r, यहाँ पे v लेना होगा व्हील का वेलोसिटी, दैट इज v/2 डिवाइडेड बाय r, ओमेगा हो जाएगा v/r होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है, हाफ I अबाउट कॉन्टेक्ट पॉइंट, ओमेगा सेंटर ऑफ मास व्हील के सेंटर का वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियल डिस्टेंस, ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं, तो 2 इंटू हाफ और ये आ गया 7/5 और ये 1/4 यानी 7/20, तो 7/20 5 इंटू 4, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, देखिए ये आ जाएगा 7/20 m v स्क्वायर। कैलकुलेशन आप सभी लोगों को वेरीफाई करना है, कहीं मिस्टेक तो नहीं है। 2 टाइम्स इसलिए क्योंकि 2 व्हील है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर है, तो यहाँ देखिए आई अबाउट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट v स्क्वायर, आर स्क्वायर तो कैंसिल, तो 7m v स्क्वायर आ गया और डिनोमिनेटर में 4 आ गया, तो 2 5 4, 2 और 5 इंटू 4 20, ये कैंसिल हो रहा है, 2 इज कैंसिल, दिस टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। बस इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, एक्सेलरेशन का इक्वेशन आ जाएगा। सर 7/10 m। हाँ 7/10, 10 सर। हाँ करेक्ट है, करेक्ट, नाउ राइट आंसर। सिमिलर तरीके से किए थे कि कुछ अलग था? यही किया सर, वही कैलकुलेशन हो गया। राइट, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम नाउ, तो देखिए क्या हो जाएगा, कैपिटल M/2 v स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो 2v प्लस k1 प्लस k2/2, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इंटू dx/dt प्लस 7/10 m v स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v इंटू dv/dt एंड RHS इज 0। यहाँ से 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ भी 2 कैंसिल है, यहाँ भी 2 कैंसिल। तो नाउ इक्वेशन इज
भी कैंसिल है, ये भी, ये dx by dt भी हो गया और ये भी कैंसिल। तो ये आ रहा है m, ये स्क्वायर है तो 2v इंटू डी बाई डी टी यहाँ होगा। dv by dt अगर कॉमन लेते हैं तो m प्लस 7m/5 आ जाएगा इंटू dv by dt। दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ k1 प्लस k2 इंटू x। यहाँ पे ये 7/20 है, ये 20 डालेंगे, 2 से कैंसिल होगा तो ये 10 होगा। सो दिस इज 10। तो यहाँ पे ये 10 होगा, 7m/10। अब ये SHM का इक्वेशन आ गया। सो एक्सेलरेशन ऑफ द प्लैंक इज dv by dt equals minus k1 plus k2 by capital M plus 7m/10 into x. This is equation of SHM with omega square this value. So omega square is k1 plus k2 divided by m plus 7m/10. Now get the time period, 2 pi root over m plus 7m/10 divided by k1 plus k2. So this is the answer. If both the springs and pulleys are ideal, then find time period of SHM. ऐसे केसेस में हम लोग जो कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, वो कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करते हैं यहाँ समझिए जरा कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट वी आर गोइंग टू यूज? क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे? लेट अस सी। We know in case of a spring mass system, time period is given by 2 pi root over m by k. और अगर एक स्प्रिंग है तो स्प्रिंग फोर्स जो होता है k इंटू एक्स, एक्स या डेल्टा एक्स, k की जगह पे f by डेल्टा एक्स या f by x वी कैन से। चलिए x ही लेते हैं। Spring force is k into x, where x is elongation produced in the spring. इस तरह का केस के लिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये ब्लॉक है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट k है, m मास का ब्लॉक है, इसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ, वेलोसिटी v है। तो इस पे जो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड होता है दैट इज F इक्वल्स kx। स्प्रिंग फोर्स इसके ऊपर इधर लगता है F, दैट इज इक्वल टू kx। अब इस टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से k को लिख सकते हैं F बाई x। तो टाइम पीरियड को फर्दर वी कैन राइट 2 पाई रूट ओवर m अपॉन, और k की जगह में लिख सकते हैं F बाई x। इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करेंगे। अब जरा यहाँ ध्यान दिया जाए, इसमें क्या हम लोग नया चीज सोच रहे हैं।
यानी कहीं भी स्प्रिंग मास सिस्टम रहेगा तो टाइम पीरियड इसी टाइप का होगा, T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट मास m डिवाइडेड बाई स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट जो फोर्स लगाता है स्प्रिंग और जितना इलोंगेशन होता है उसका रेशियो। इनफैक्ट ये जो हो गया ये इस तरह की चीज हो गई 2 पाई रूट ओवर m बाई के इक्विवेलेंट। अगर एक से ज्यादा स्प्रिंग भी लगा हुआ है तो के इक्विवेलेंट क्या होगा, उस पर हम लोग कुछ फोर्स लगा के देखेंगे, फोर्स एक, और उससे कितना इलोंगेशन या डिस्प्लेसमेंट मास का प्रोड्यूस हुआ वो देखेंगे। फोर्स लगाएंगे और इस फोर्स की वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, ये नेट फोर्स है और ये उसका मास के ऊपर का फोर्स है और ये उसका डिस्प्लेसमेंट है, दोनों का रेशियो है F by x. This is the force applied by a spring on the mass. तो फोर्स और स्प्रिंग का जो इलोंगेशन है दोनों का रेशियो ले लेंगे तो स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाएगा। इसी टर्म को हम लोग यूज करेंगे। सर m/6 का अंडर रूट m/6 का एक केस में मैं अप्लाई कर रहा हूँ, एक केस में मैं बता रहा हूँ, एक केस में आप लोग को करना है। दिस इज द फोर्स F applied on the block and this is the displacement produced in the block. अभी इसको हम लोग फर्स्ट केस में अप्लाई करते हैं। M mass is in equilibrium right now. अब मान लिया जाए कि इक्विलिब्रियम से फर्दर इस मास को डिस्प्लेस किया गया y डिस्टेंस है बाय अप्लाइंग सर्टेन फोर्स। कुछ इस पे फोर्स लगा के हम लोग इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं। लेट अस कॉल दिस फोर्स F नॉट। जैसे इस मास को अगर अभी यहाँ पे होल्ड करना है तो इतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा kx। वैसे ही इस मास को इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हुए हम लोगों ने फोर्स लगाया F नॉट। सब लोग स्क्रीन पे फोकस्ड रहिए तो एक बार में समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है। फोर्स लगाया गया है F नॉट, इससे इस मास का डिस्प्लेसमेंट हुआ y। सर्टेनली इस स्प्रिंग में भी कुछ इलोंगेशन आएगा और कुछ इस पुली के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लिया जाए इसके वजह से इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ y1 और इस स्प्रिंग में इलोंगेशन हुआ y2। दोनों स्प्रिंग में कुछ इलोंगेशन होगा। We cannot compress the spring in this case क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग इस स्प्रिंग को कंप्रेस नहीं कर सकता। जैसे ही आप ये फोर्स लगाते हैं मास m नीचे जाता है, पुली भी नीचे जाएगा, ये स्प्रिंग इलोंगेट होगा और मास नीचे जाने की वजह से इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होता है। इस स्ट्रिंग में टेंशन डेवलप होगा, इस पुली के ऊपर टेंशन ऊपर ऐसे लगाएगा तो ये स्प्रिंग में भी इलोंगेशन हो जाता है। देखिए इस स्प्रिंग में टेंशन ऊपर की तरफ होगा, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ होगा, इसलिए स्प्रिंग में इलोंगेशन हो जाएगा y2 का। इसकी वजह से क्या होगा, अगर इस स्प्रिंग में इलोंगेशन y1 का हुआ है तो ये स्प्रिंग जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये डायग्राम में ये सेंटर तक होना चाहिए था, ये स्प्रिंग सेंटर तक है यहाँ तक, तो ये स्प्रिंग इस पुली के सेंटर से जुड़ा हुआ है। अगर स्प्रिंग में इलोंगेशन y1 हुआ है तो सर्टेनली इस पुली का भी डिस्प्लेसमेंट y1 होगा। अब हमें ये देखना है कि मास कितना नीचे जाएगा। y1 और y2 में रिलेशन निकाल लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ नेट इलोंगेशन नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक, यहाँ पे देखिए कितना है, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर ये पुली y1 से नीचे जाता है इसका सेंटर, तो इस साइड का स्ट्रिंग और इस साइड का स्ट्रिंग दोनों साइड, ये पुली यहाँ से यहाँ आता है अगर, तो इधर से भी y1 और इधर से भी y1, 2y1 खुलता है। आप सब लोगों को याद होगा कि पुली अगर ऐसा हो और यहाँ से पुली अगर यहाँ आ जाता है तो इस साइड वाला स्ट्रिंग L और इस साइड वाला स्ट्रिंग, अगर ये पुली नीचे जाती है तो 2L से ये मास नीचे आ जाएगा, तो ये 2y1 से नीचे जाएगा। सबको याद होगा लॉज ऑफ मोशन में मैंने बताया था कि अगर ये इफ दिस पुली डिसेंड्स बाय y देन दिस मास विल डिसेंड बाय 2y। अगर ये पुली y से नीचे आता है तो ये मास 2y से नीचे जाएगा। सिमिलरली इस स्प्रिंग में एलोंगेशन y2 है, यानी इस पुली का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से
y2 है। देन ऑल्सो इस साइड 2y2 से ये स्ट्रिंग लूज होगा और ये मास फर्दर 2y2 नीचे जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू 2y2। आई थिंक सब लोगों को समझ आ गया होगा 2y1 और 2y2 कैसे हुआ। यहाँ एफ नॉट फोर्स वही यहाँ पे टेंशन का काम करेगा। इक्विलिब्रियम में हम लोग रख रहे हैं सारे सिस्टम। यहाँ भी एफ नॉट, यहाँ हर जगह एफ नॉट, यहाँ पे भी एफ नॉट, यहाँ पे भी एफ नॉट, एवरीवेयर फोर्स इज एफ नॉट। अब इस पुली को देखिए, यहाँ पे अलग से मैं उसको बता रहा हूँ सेपरेटली। एक पुली यहाँ पे है, इधर स्ट्रिंग है यहाँ, और दूसरा पुली यहाँ पे है, ऐसे है, यहाँ से स्प्रिंग है ऐसे, और इसका स्प्रिंग यहाँ पे, और एक स्ट्रिंग यहाँ लगा हुआ है, ऐसा है, ऐसा, और यहाँ तो मासी है, और ऐसा। तो देखिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फोर्स एफ नॉट, यहाँ पे भी एफ नॉट, हियर ऑल्सो एफ नॉट, यहाँ पे भी एफ नॉट, यहाँ पे भी एफ नॉट, हर जगह सेम। इस स्प्रिंग के अंदर जो टेंशन होगा, बिकॉज इलोंगेशन हुआ है, इस स्प्रिंग में टेंशन होगा नीचे की तरफ 8K/2। इस स्प्रिंग में भी टेंशन होगा, इलोंगेशन है तो एक टेंशन होगा ऊपर की तरफ। इस स्प्रिंग में टेंशन है ऊपर की तरफ 4K/1। सो ऊपर वाले स्प्रिंग में टेंशन होगा 4K इंटू इलोंगेशन, दैट इज 4K/1। नीचे वाले स्प्रिंग में टेंशन होगा 8K इंटू इलोंगेशन y2, 8K/2। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है। नाउ कंसीडर इक्विलिब्रियम ऑफ ईच पुली वन बाय वन। ये वाले पुली का राइट साइड वाले पुली के लिए यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ पुली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। देखिए जरा क्या है, पहले ये लेफ्ट साइड वाला पुली को देखिए, ऊपर में एफ नॉट फोर्स और नीचे में टेंशन 8K/2। टेंशन तो नीचे की तरफ है ऐसे। ये पुली इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में रहने के लिए 2F0 इज इक्वल टू 8K/2 एंड फर्स्ट पुली के लिए देखिए, राइट साइड वाले पुली के लिए नीचे एफ नॉट और ऊपर में 4K/1। फॉर इक्विलिब्रियम 2F0 इज इक्वल टू 4K/1। केयरफुली सब लोग समझिए, मैंने दोनों पुली के इक्विलिब्रियम के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखा है। इस पुली के लिए 8K/2 इक्वल्स टू F0। यू कैन सी दिस पोर्शन डायग्राम इक्विलिब्रियम का। और फर्स्ट पुली के लिए F0 एंड 4K/1 यहाँ देखिए। तो इन दोनों इक्वेशन से क्या मिल रहा है, y2 आ गया F0/4K और y1 आ गया, एंड y1 इज F0/2K। अब इस ओरिजिनल इक्वेशन में आ जाते हैं, y इक्वल्स 2y1 प्लस 2y2 जो लिख रखा है। सो नाउ एक्सप्रेशन इज y इक्वल्स y1 और y2 का वैल्यू यहाँ से लेंगे। 2y1 है तो 2y1 की जगह हो जाएगा F0/K, F0/K प्लस 2y2 है तो 2y2 यहाँ से देखिए F0/2K, तो F0/2K। सावधानी से, नजर यहीं रहना चाहिए नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप। y इक्वल्स F0 कॉमन, F0/K कॉमन, तो 1 प्लस 1/2, ये हो गया 3/2। तो फाइनल एक्सप्रेशन इज F0/y, दिस इज इक्वल टू F0/y आ रहा है 2K/3। जरा यहाँ देखिए हम लोग को क्या चाहिए, 2π√m/f/x। यहाँ पे हम लोग को चाहिए F0/y। F0/y की वैल्यू आ गई 2K/3, यानी जो यहाँ K इक्विवेलेंट दिख रहा है वही है f/x, यहाँ हम लोग का f/y। इसी को बोलेंगे K इक्विवेलेंट। दिस इज
के इक्विवेलेंट। तो इस केस के लिए, फॉर दिस केस के इक्विवेलेंट की वैल्यू हो गई 2k/3, देयरफॉर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ in this case k equivalent is 2k/3. So time period of oscillation will be t equals 2 pi under root in this case यहाँ पे स्पेस बना लें। So in case A का आंसर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, टाइम पीरियड t equals 2 pi under root k equivalent m/k equivalent, m और k equivalent आ जाएगा 2k/3, तो m divided by k equivalent is 2k/3। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, एक बार मैं वो रिपीट कर दूं ताकि आप सेकंड पार्ट बी को करने में कंफ्यूज ना हो। आपको यहाँ पे मास m के ऊपर एक फोर्स लगाना है और मास का डिस्प्लेसमेंट y लेना है, और इस दोनों स्प्रिंग में कुछ डिस्प्लेसमेंट इलोंगेशन मान लेना है। उसके बाद y को y1 और y2 में मैंने एक्सप्रेस किया, देखिए यहाँ। अब F0 और y1 में रिलेशन निकाला और यहाँ पे डाल दिया, तो सारा इक्वेशन जो ये इक्वेशन जो y और F0 में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद F0/y का रेशियो निकाल लिया जो कि k इक्विवेलेंट का काम करेगा। देन टाइम पीरियड इज सिंपली 2 pi √m/k इक्विवेलेंट। इसी तरीके से आप पार्ट बी को भी कर सकते हैं।